लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद मॉडुलस मॉडुलस का आपको पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। एक सेकंड। जी, ये डेफिनेशन आ जाती है मॉडुलस। ये डॉक्टर इकबाल की बुक से हमने कंटिन्यू किया है कॉम्प्लेक्स का। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ होती है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। अब यहाँ पे मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है कि जी बार मॉड इज इक्वल टू जी मॉड। ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये जी आ गया एक्स प्लस योटा वाई, तो जी बार आ जाएगा एक्स माइनस योटा वाई। ठीक है। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास जी मॉड के इक्वल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज आप देखिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, जी मॉड स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू जी बार। उसके बाद प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, 5, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो उनका जो मॉडुलस होगा वो सेपरेट सेपरेट आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इनइक्वालिटी भी आ जाती है। ये दो इनइक्वालिटीज याद रखनी है कि ये लेस और इक्वल की फॉर्म में और ये ग्रेटर और इक्वल टू की फॉर्म में। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आर्गुमेंट जो कि एंगल होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1+2 आयोटा। तो जो एंगल होगा उसका फार्मूला tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट y ओवर x। ठीक है, क्योंकि ये x प्लस योटा y होता है। तो tan इनवर्स ऑफ 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल। तो tan इनवर्स ऑफ 2 अगर हम देखें, ये आ जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ 2। तकरीबन ये आ गया आपके पास 63 डिग्रीज। ठीक है। तो वैसे भी अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्जिन डायग्राम में शो करें तो x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 2, 1 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका एंगल जो है ये हमारे पास बन रहा है x एक्सिस से, तो तकरीबन ये 63 डिग्रीज बन रहा है। ठीक है। तो इसको आर्गुमेंट कहते हैं। अब वो कह रहा है कि द आर्गुमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर आर्गुमेंट्स। कि आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेट्स से के z1 z2 z3 अप टू सो ऑन zn। तो इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कोई ना कोई एंगल्स भी होंगे। जैसे ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट है θ1। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट है θ2। इसी तरह z3 का आर्गुमेंट आ जाएगा θ3 और zn का आर्गुमेंट आ जाएगा θn। अब आपको पता है कि ये जो थीटा है इसका फार्मूला क्या था, tan इनवर्स y ओवर x। तो इन सब आप z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको z3 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको z4 से मल्टीप्लाई करें और zn तक। तो इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद
लास्ट में फिर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी आर्गुमेंट होगा, मतलब कि जो भी एंगल होगा, वो इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एंगल्स पे सम के इक्वल होगा। मींस के इसका जो आर्गुमेंट होगा इन सब के आर्गुमेंट्स के सम के इक्वल होगा, मतलब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा जी, क्वेश्चन, अच्छा क्या क्वेश्चन है, आप जरा माइक ऑन करके पूछें। सर हम अक्सर होता है कि हमारे पास एक वैल्यू दी होती है, हम जीरो यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो एक जीरो मिनट, रियल नंबर होगा? एक मिनट सुकून से पूछो क्या हो गया है इतनी जल्दी जल्दी में। मुझे बताया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साथ साथ, ठीक है। क्लियर करते हैं ना। सर जी सर। हाँ सर जी, हमारे पास जी नंबर है, एक जी, वैल्यू अगर हमारे पास जी को लिख एक लेते हैं ना। वैल्यू दी हुई है जी, बताएं क्या लिखूं। यानी 1 प्लस 0 योटा या 0 प्लस 1 योटा, तो 0 हमारे पास क्या होगा सर? अच्छा चले मैं बता देता हूँ। मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर जी लिख लेता हूँ ना, 0 प्लस 1 योटा, ठीक है। अब देखें, जो रियल नंबर्स है ना, वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। कहने का ये मकसद है कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस बनाते हैं आर स्क्वायर के साथ। मींस के ये जो आपके पास प्लेन है, इस प्लेन पे दो रियल लाइंस पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं इनका अगर कलर चेंज कर दूं तो आपको शायद क्लियर हो जाए कि ये एक रियल लाइन ये आपके पास पड़ी हुई है वर्टिकल, और जो दूसरी रियल लाइन है वो आपके पास पड़ी हुई है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स, हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आर स्क्वायर के कोरेस्पोंड, वो जो 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस बना रहा होता है, तो यहाँ पे 0 है तो एक रियल नंबर है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये इमेजिनरी पार्ट है। बात समझ आ रही है? मतलब कि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबसेट तो नहीं है ना इसका, आर का, लेकिन आर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो इसको हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रियल नंबर है तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो 1 क्योंकि एक रियल नंबर है और आर सबसेट है सी का, इसका मतलब है कि 1 जो है ये बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, और 1 की वैल्यू होगी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 योटा, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। जी सर, समझ आ गई। हाँ जी, चलो सही है। उसके बाद देखें प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टीज आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ना। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आपने मुझे इसका आंसर देना। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 एंड Z2 विद आर्गुमेंट्स θ1 एंड θ2, then the value of argument of Z1 Z2 इज इक्वल टू, आगे खाली जगह करके ऑप्शन ए में दे देता हूँ जी θ1, ऑप्शन बी हम दे देते हैं जी θ2, ऑप्शन सी दे देते हैं θ1 प्लस θ2, और ऑप्शन डी दे देते हैं जी नन कर देते हैं। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? सी सर।
हाँ जी, क्योंकि हमने n कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए देखा कि उनके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो सम की फॉर्म में आ जाते हैं। अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर होंगे तो 2 के लिए यहाँ पे आ जाएगा θ1 प्लस θ2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। सही हो गया। उसके बाद अगर आपको कह दिया जाए कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इनवर्स, फिर आप क्या करेंगे? जब आप z1 z2 इनवर्स करेंगे तो जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स का इनवर्स होता जाएगा उनको माइनस की फॉर्म में, उनके आर्गुमेंट्स को माइनस की फॉर्म में आपने लिख देना है। जैसे z1 का आ गया ना θ1 और z2 इनवर्स है तो ये माइनस θ2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है z1 ओवर z2, तो z1 ओवर z2 का जो आर्गुमेंट है वो θ1 माइनस θ2 है। तो असल में z2 इनवर्स हो रहा है ना यहाँ पे, कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इनवर्स। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अच्छा, अभी आपने पूछा है जी प्रिंसिपल आर्गुमेंट और सिंपल आर्गुमेंट को। अच्छा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप सिर्फ ये याद रखें कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसमें थीटा का एक जनरल इंटरवल होता है। ठीक है, थीटा का एक जनरल इंटरवल होता है, उसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह रहे होते हैं। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था एक लेक्चर में, वो मैं वीडियो फाइंड करके आपको लिंक सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे आप याद करवा देना ग्रुप में, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। यूट्यूब पे अपलोड की हुई है मैंने वीडियो, एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से। अभी ये देखें, यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा है, लेकिन आप रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेरेबल, जब दो नंबर्स कंपेरेबल हो, कंपेरेबल, तो वहां पे हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। कंपेरेबल हो फिर, तो जैसे देखें रियल नंबर हैं, कोई से दो रियल नंबर ले लें 1.1 एंड 3, तो आप इन दोनों को इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि 1.1 इज लेस देन 3, तो आर में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 1 प्लस 2 एयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 एयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस एयोटा, तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है या ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप इनके मॉडुलस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो इसने यहाँ पे रिमार्क में लिखा हुआ है, वी कैन नॉट कंपेयर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, वी कैन कंपेयर ओनली देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना मीनिंगलेस होगा, जबकि उनके मॉडुलस को कंपेयर करना मीनिंगफुल होगा। ठीक है, तो ये भी मल्टीपल चॉइस आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जो इमेज होगी, जो इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा? तो इसका ग्राफ एक एलिप्स होगा। ठीक है, ये लोकस मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लोकस जो होता है ना वो उस कम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ होता है। ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, हमने सर्कल भी बनाया था। ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आगे चलते हैं। ये लोकस की बात कर रहा है, इसको छोड़ें, ये नहीं पूछता। उसके बाद ये यहाँ पे एग्जाम्पल 3 की स्टेटमेंट, आप इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो आपने याद रखनी है। वो कह रहा है कि
देखिए जरा, ए जी प्लस बी ओवर बी जी बार प्लस ए मॉड इक्वल टू 1 कब होगा? मतलब कि ये सारी वैल्यू 1 के इक्वल कब आएगी? जब जी मॉड 1 होगा। जी मॉड के ऊपर कंडीशन रखी हुई है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 1 के इक्वल कब होगा? फॉर 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है? तो उसमें जी मॉड इक्वल टू 1 ये आगे सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये देखें, एग्जाम्पल 4 ए प्लस बी ओवर 1 प्लस ए बार बी मॉड लेस और इक्वल टू 1 कब होगा? ये लेस और इक्वल टू 1 तब होगा जब ए मॉड भी लेस देन 1 हो और बी मॉड भी लेस देन 1 हो। मतलब कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके मैग्नीट्यूड, इनकी लेंथ जो है वो 1 से भी लेस हो और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। तो ये भी स्टेटमेंट याद रखनी है आपने, क्योंकि पीपीएससी की तैयारी जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करने वाली बात भी हम देख लेते हैं। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब ए मॉड 1 के इक्वल हो, मतलब ये भी यूनिट यूनिट वेक्टर हो और ये भी यूनिट वेक्टर हो। कहने का मकसद है कि इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 हो और इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 हो, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए प्लस बी ओवर 1 प्लस ए बार बी मॉड इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ। तो ऑप्शन ए में आपको कह सकता है कि ए मॉड लेस देन 1 एंड बी मॉड इक्वल 1। इसी तरह ऑप्शन बी में ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है? और ऑप्शन सी भी कोई ना कोई हो सकता है। तो 1 के इक्वल तभी होगा जब दोनों दोनों की मैग्नीट्यूड जो है ना वो 1 आ जाएगी। इसी तरह एग्जांपल 5 की स्टेटमेंट भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? और एग्जांपल 6 की स्टेटमेंट भी 7 रहने दें आप, ठीक है? और अब देखें, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप मॉडुलस कैलकुलेट करें और आर्गुमेंट कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका मॉडुलस आप तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आप इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में नहीं कन्वर्ट करते। मतलब इसको लहदा-लहदा करना है ना आपने। पहले इसको सिंप्लीफाई करें और रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको सेपरेट-सेपरेट करें। 1 + 2 आयोटा ओवर 1 माइनस, जैसे ये अभी इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको थोड़ा-सा आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा। ये मेरा ख्याल है कि ये तो 1 के इक्वल आ गया ना। तो 1 को 1 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस का फार्मूला यही है कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। ये देखें जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 का आंसर आ गया मॉडुलस 1। अब आर्गुमेंट इसका अगर कैलकुलेट करना है, तो आर्गुमेंट का फार्मूला है थीटा इक्वल tan इनवर्स, तो y ओवर x, तो ये y आ जाएगा 0 ओवर x जो है वो 1 है। तो tan इनवर्स ऑफ 0 जो होता है वो 0 होता है।
तो ये थीटा की वैल्यू 0 आ गई। इस तरह आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप क्वेश्चन 1 को प्रिपेयर कर लें, क्वेश्चन 2 को प्रिपेयर कर लें और उसके बाद ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 6, मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 6 ये बीपीएससी के लिए जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। बाकी कोर्स वर्क के लिए है तो उससे तो आपका कोई अभी कंसर्न नहीं है। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, चैप्टर 0 हमारा खत्म हो गया है, अब हम चैप्टर 1 की तरफ जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चैप्टर 1 जी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें कुछ खास बातें हैं, वो हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपको नेट से मिल जाएंगे, इधर उधर से देखें, दोस्तों से पता करें। सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने स्टेटमेंट्स को याद रखना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस जो है ना वो मैंने आपको पहले बताए हैं। क्वेश्चन 1 इसमें सॉल्व करने वाला है। तो डेफिनेशन नंबर 1 क्या है जी? कि कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स फंक्शन ये है कि if a rule or set of rules be given by means of which it is possible to find one or more complex numbers w for which for every value of z in a certain domain d, we say that w is a function of z। तो ये कम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन है कि जिसकी इनपुट में कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, और आउटपुट में भी कम्प्लेक्स नंबर्स आते जाएं आपके पास, उसको कम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। हर कम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है, मतलब कि w इक्वल टू एफ ऑफ जी, इसको आप u प्लस अयोटा v की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि u ये एक रियल फंक्शन है और v जो है ये भी एक रियल फंक्शन है, और u भी एक्स वाई का फंक्शन है और v भी एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। जैसे ये देखें w इक्वल टू जी स्केयर है, w इक्वल टू जी स्केयर, तो क्लियरली हमें ये नजर आ रहा है कि ये एक कम्प्लेक्स फंक्शन है ना, w इक्वल टू एफ ऑफ जी इक्वल जी स्केयर। अब हमने इसको u प्लस योटा v की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला होता है x प्लस योटा y होता है, और यहाँ पे इसका स्केयर आ जाएगा x स्केयर प्लस अयोटा y स्केयर प्लस 2x अयोटा y, x स्केयर माइनस y स्केयर प्लस अयोटा 2xy। तो यहाँ से देखें कि अयोटा से पहले जो भी होगा ये होगा u, और अयोटा के बाद जो भी होगा वो होगा v। तो x u प्लस योटा v की फॉर्म में हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुका है। तो आपसे ये कह सकता है कि w z स्केयर के इक्वल हो तो रियल पार्ट क्या होगा? इफ w इज इक्वल टू z स्केयर देन द रियल पार्ट ऑफ w इज x स्केयर माइनस y स्केयर, ठीक है। और अगर कहे कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा तो होगा 2xy। इस तरह से कोई क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, ठीक है। ये देखें u और v हमारे पास आ चुके हैं। डेफिनेशन नंबर 2 देखें, if a relation between two complex variables w and z is such that given a value of z there correspond a unique value of w,
then w is said to be a function of z and is usually denoted by w is equal to f of z and it is single valued function. तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ये है कि अगर आपके पास z की एक वैल्यू के लिए w की एक वैल्यू आ जाए तो ये क्या होगा, सिंगल वैल्यूड। ठीक है, और मल्टी वैल्यूड क्या होगा, अभी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो इफ w is equal to f of z, w is said to be single valued or multi valued function of z according as for a given value of z there correspond one or more than one values of w। तो देखें फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो इसमें z की एक वैल्यू के लिए w की एक वैल्यू आ जाएगी, तो ये सिंगल वैल्यूड है। ठीक है, अब मल्टी वैल्यूड फंक्शन की कोई एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लिखी भी हुई है। फॉर एग्जांपल w इज इक्वल टू z स्क्वायर रूट। अब z की एक वैल्यू के लिए w की दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि जब आप z को सेपरेट करेंगे तो आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा ना। तो स्क्वेयरिंग इज इक्वल टू z स्क्वायर और ये इस तरह से, तो w स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो इसका मतलब है कि ये प्लस माइनस की फॉर्म में है। जैसे आप देखें ना कि -2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। तो इसका मतलब है कि +-2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, 4। तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो इक्वल है ये 4 स्क्वायर रूट जो है वो +-2 के इक्वल होता है ना। चाहे आप 2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट की वजह से जो है ना हमारे पास ये डबल वैल्यूड है, 2 वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, और इसी तरह अगर nth रूट होगा हमारे पास 1/n तो ये n वैल्यूड फंक्शन होगा, क्योंकि इससे हमारे पास w की n वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये लिमिट की डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सेम वही है जो आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा था। इसको हम आगे ले इसमें एक चीज याद रखनी है कि कम्प्लेक्स, ये जो कम्प्लेक्स एनालिसिस है ना, यहाँ पे भी जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। उसके बाद कंटिन्यूटी की वही वही डेफिनेशन है जो आपने रियल एनालिसिस में पढ़ी थी। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप ट्राई करिएगा, सिर्फ एक दो एग्जांपल्स यहाँ से ट्राई कर ली जाए तो इनफ है। जैसे ये एग्जांपल 1 है, चले हम एग्जांपल 1 को ट्राई करते हैं। तो f of z is equal to z mod square at z is equal to z naught। तो कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी यहाँ पे ही है, वो दोबारा से देख लेते हैं। ये देखें जी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डेफिनेशन है ना, इम्प्लीकेशंस ऑफ डेफिनेशन। इसमें पहला पॉइंट ये है कि जी नॉट पर जो एफ ऑफ जी फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे जी की जगह पे जी नॉट पुट करेंगे
तो ये जी नॉट मॉड स्केयर आ जाएगा। तो जी नॉट मॉड स्केयर का मतलब है कि ये डिफाइंड है, ठीक है, फाइनाइट नंबर आ जाएगा ना। कोई भी आप जी नॉट की जगह आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं ना, जैसे आप 1 प्लस अयोटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस अयोटा, अब आप जैसे ही जी नॉट का मॉड करेंगे तो इसका मॉड करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 स्केयर रूट। तो जैसे इसका स्केयर करेंगे, जैसे यहाँ पे इसने इसका जी नॉट मॉड का स्केयर किया हुआ है तो 2 आ रहा है यहाँ पे इसके मुताबिक। तो इसका मतलब है कि ये हर बार क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो ये डिफाइन हो चुका है पहले पॉइंट में, हमें पता चल गया कि ये जी नॉट पे डिफाइंड है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जी नॉट पर जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आप लिमिटिंग वैल्यू चेक करें, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, जी अप्रोचेस टू जी नॉट अप्लाई करेंगे जब, तो ये दोबारा से जी नॉट मॉड स्क्वायर आ जाएगी। तो ये लिमिट भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और जो तीसरा नंबर है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट एग्री एट जी इज इक्वल टू जी नॉट। तो तीसरे नंबर पे देखें कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू क्या वो दोनों सेम है। देखें जी, ये लिमिटिंग वैल्यू है और ये फंक्शन वैल्यू, ये दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है। एग्जाम्पल 2 में देखें, z इक्वल टू 0 पे इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन वैल्यू देखते हैं z इक्वल टू 0 पे। तो e raised to power 1 over z square at z is equal to 0। तो e raised to power 1 over 0 का मतलब है e raised to power infinity। तो e raised to power infinity दोबारा से अनडिफाइंड हो जाता है ना, इनफाइनाइट हो जाता है। तो पहले ही पॉइंट में फंक्शन वैल्यू जो है ना वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं है, तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूस हो गया है। इसी तरह एग्जांपल 3 भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि डोमेन में कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए डेल्टा, मतलब कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए, डेल्टा फिक्स हो जाए। ठीक है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि वो यूनिफॉर्म बिहेव, ये रियल एनालिसिस में भी हमने पढ़ा था, सेम वही कंसेप्ट है। ठीक है। कोई से दो नंबर्स के लिए ये चीज होल्ड करती है, कोई से दो z1 z2, कोई से दो नंबर्स के लिए डेल्टा फिक्स हो जाता है हर एप्सिलॉन के लिए। चलो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ।